2024 में लोकसभा चुनाव में मतदान करते समय देश किसकी गारंटी को जहन में रखेगा, ये बड़ा सवाल। दोनों तरफ से गारंटी है मैदान में, इधर राहुल गांधी की गारंटी, उधर मोदी की गारंटी। फैसला जनता को करना है। यूं तो शब्द सबके बेहतर होते हैं, सबके संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, जो भी कहिए, मैनिफेस्टो, सब अच्छे ही होते हैं। कोई खराब घोषणा पत्र बनाता है नहीं ना। लेकिन मूल बिंदु ये है, मूल विषय ये है कि विश्वसनीयता किसकी कितनी है, क्रेडिबिलिटी कितनी है। आप जो कह रहे हैं उसके पीछे आपका कमिटमेंट है कि नहीं, आपका अतीत कैसा है, आपने जो भविष्य के लिए कहा, क्या आपका अतीत उसकी पुष्टि करता है कि हां आप वैसा कर सकते हैं। पूर्व में आप उसी ढंग के काम करते रहे हैं क्या, बड़ा मसला है। सब कुछ इसी पर आके टिकेगा कि क्या जनता राहुल गांधी या कांग्रेस के कहे पर भरोसा करने को तैयार है या नरेंद्र मोदी और भाजपा के कहे पर भरोसा करने को तैयार है। भाजपा का भी नारा यही रहा है कि जो कहा सो किया। और ट्रिपल तलाक, कॉमन सिविल कोड, राम मंदिर, धारा 370 का उन्मूलन, उन्मूलन, ये सब कुछ ऐसे बिंदु हैं, विषय हैं जो भाजपा का इस मामले में जो उसकी जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है, उसको मजबूती देते हैं गांव देहात तक। लोग कहते हैं हाँ भैया इन्होंने कहा तो बना तो दिया मंदिर, 370 हटा तो दी। यहां से आपके कंठ में विश्वसनीयता आती है। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसको न्याय पत्र नाम दिया है। उसमें 5 गारंटियां हैं, 25 घोषणाएं हैं, वादे हैं, वचन हैं। और मूल बिंदु यह है कि जहां जहां जिस जिस के साथ अन्याय हुआ है सबके साथ न्याय किया जाएगा। ठीक बात है। आज जिस वक्त कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो रहा था, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे शुरू में, तो मंच पर तो उन्होंने कहा कि हम कुछ लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं, हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं, संकल्प पत्र। और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जब अपनी प्रतिक्रिया दी तो उसने कहा ये झूठा दस्तावेज है। आधी सदी तक जो पार्टी सरकार में रही उसको इस बात का भी जवाब देना होगा कि जिन बातों का वादा किया जा रहा है वो बातें उस वक्त क्यों नहीं हो पाई जब आधी सदी तक आप सरकार में थे। ये विषय है। और अगर मान लें कि भरोसा हो जाएगा जनता को, तो फिर कांग्रेस ही अकेले 300 सीट जीत लेगी। फिर क्या समस्या है भाई, फिर मनोबल क्यों कमजोर है, फिर तो ताकत दिखाइए। 50% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण, गरीब महिला को 1 लाख रुपया साल, 30 लाख नौजवानों को तुरंत ही नौकरी, शपथ लेते ही, जाति की जनगणना, एमएसपी, सब तो लिख दिया, कुछ बाकी तो बचा नहीं लिखने को। तो अगर ये यथावत जमीन पर चला जाए और लोग इसको सच्ची मान लें तो फिर तो 300 सीट, 350 सीट क्यों नहीं आएंगी। लेकिन जो मैंने आरंभ में कहा, विषय घोषणा का नहीं, विषय गारंटी का नहीं, विषय वारंटी का नहीं, विषय विश्वसनीयता का है। किसके कंठ पर देश को भरोसा है, वो कंठ किसका है, यहीं से सब चीजें तय होंगी, इससे इतर कुछ नहीं। कागज से, पेंसिल से, लिखे से, पढ़े से
वोट तय नहीं होता। तय होगा कंठ किसका है जिस पर देश आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है। बस उसी के माथे पर विजय का रोली चंदन लगेगा। अन्यथा घोषणा पत्रों पर क्या रखा है, घोषणा पत्र जो देश का सामान्य मतदाता है वो घोषणा पत्र कहाँ पढ़ पाता है। नेता तो पढ़ते, उनके नेताओं के पास तो टाइम नहीं। सामान्य व्यक्ति जो अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा है वो घोषणा पत्र क्यों पढ़ेगा। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की आज के पूरे इस राजनीतिक घटनाक्रम पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि विश्वसनीयता का पैमाना अगर हम सामने रखें तो देश किसकी बात पर भरोसा करता है और किसकी बात को हल्के में लेता है। पहली रिपोर्ट देख लीजिए। लोकसभा चुनाव के मैदान में अब घोषणा पत्रों का घनघोर घमासान दिखाई देने लगा है। दावे और वादों के पिटारे खुलने लगे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र वाला दांव भी चल दिया है। 5 न्याय और 25 गारंटियों वाले इस घोषणा पत्र को कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। 2024 के लिए जिन 25 गारंटियों की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है, उनमें मुख्य रूप से जातीय जनगणना, किसान कर्ज माफी और एमएसपी, 30 लाख नौकरी, 2025 से नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण, भूमिहीनों को जमीन, गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपए के अलावा मनरेगा की मजदूरी 400 रुपए करने का प्लान किया है। ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। कांग्रेस ने करीब करीब उन्हीं मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है जिन्हें राहुल गांधी हर मंच से उठाते रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस घर घर जाकर गारंटी कार्ड भरने का भी अभियान चला रही है। वहीं कांग्रेस की गारंटी वाले कार्ड ने सियासी गलियारों का सेंसेक्स हाई कर दिया है। बीजेपी पहले से ही मोदी की गारंटी के नाम से चुनावी अभियान चला रही है। कांग्रेस की गारंटी पर तंज ये कि जिनकी खुद गारंटी नहीं वो क्या गारंटी देंगे। देखिए साहब, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये न्यूयॉर्क की बफेलो रिवर की है। ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से? मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में कहावत होती है अकल बड़ी है भैंस। तो मुझे लगता है उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है इनको करने के लिए। अब आइए साहब, इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है, और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। बीजेपी और कांग्रेस जहां गारंटियों के जरिए 2024 के गलियारों में अपना दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं सपा अभी पीडीए वाले रथ पर सवार है। हालांकि
बाकी दलों के घोषणा पत्र भी अभी आने बाकी हैं। बहरहाल कांग्रेस ने जहां 2024 के लिए 25 गारंटियां जनता के सामने रखी हैं, वहीं पीएम मोदी बीते 10 साल के काम पर अपनी गारंटी दे रहे हैं। गारंटियों के इस सियासी गदर पर सवाल यही है कि किसकी गारंटी पर जनता करेगी भरोसा, किसकी गारंटी वाला दांव जिताएगा 2024 का चुनाव। मेरा अपना अनुभव कहता है, मंच पर जो कंठ बोल रहा है ना, वो कंठ अगर विश्वसनीय है तो जनता भरोसा करती है, और अगर कंठ विश्वसनीय नहीं तो घोषणा कितनी भी बड़ी हो वो टिकती नहीं, जनता के मन में नहीं उतरती। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अशोक जी का स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कपीश जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमरनाथ पासवान जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अमरनाथ जी का बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ हैं, अरविंद जी का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, गारंटी से गारंटी टकराएगी, इनकी गारंटी और उनकी गारंटी। अब मसला ये कि किसकी गारंटी पे भरोसा होगा, यहीं से चुनाव का नतीजा तय हो जाएगा। अच्छा, गारंटी तो स्वाभाविक है, जब गारंटी देनी है तो हमारे यहां तो शास्त्र कहेंगे कि बोलने में लिखने में कंजूसी नहीं, वचने कहा दरिद्रता। भाई धुआंधार लिखो, पैसा कहां से आएगा ये तो दिखाना नहीं। मैं तो उस दिन के लिए कई बार डर जाता हूं कि कभी ऐसा दिन ना भारत के लोकतंत्र को देखना पड़ा, कपीश भाई, कि कोई आए और अपनी पार्टी बनाए और कहे कि हमको वोट दो, हर को 4 पहिया गाड़ी देंगे और 5,000 रुपया पेट्रोल भराने का देंगे घूमने के लिए, तो क्या कर लेगा उसका कोई। तो स्थिति ये कि 2 गारंटियां, 2 बड़े चेहरे, राहुल गांधी की गारंटी और नरेंद्र मोदी की गारंटी। अरविंद जी। अमिताभ जी, एक भरोसेमंद लोकतंत्र का आधार जन विश्वास होता है, जैसा कि आपने भी कहा। सार्थक नेतृत्व जनता की कसौटी पर कितना खरा रहता है, ये जनता इसका भली भांति जो है करीब 7 दशक से देख रही है। मौजूदा दौर में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 2024 के परिप्रेक्ष्य में अपना मैनिफेस्टो जारी की है, और मोदी जी की गारंटी जो रैलियों के जरिए, सभाओं के जरिए दी जा रही है, निसंदेह जो है जनता उसका विश्लेषण करेगी। आप 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए और 2024 का देख लीजिए। मैं अभी तुलना कर रहा था, बल्कि 2019 का मैनिफेस्टो जो था व्यापक आयाम को लिए हुए था, बल्कि उसमें लोक लुभावन ज्यादा था। 72,000 रुपए हर गरीब परिवार को 2019 में कांग्रेस ने वादा किया था। यूपी के चुनाव में भी आपने देखा कि प्रियंका जी जो है हर इंटर पास लड़की को स्कूटी देने की बात कही थी, स्मार्टफोन देने की बात कही थी। मुझे लगता है कि देश की जनता जो है अब इन जो गारंटियां दी जा रही है, चाहे वो मैनिफेस्टो के जरिए, चाहे घोषणा पत्रों के जरिए, उससे काफी कुछ जो है बाहर निकल करके जो जमीन पर दिख रहा है, उस पर भरोसा करेगी। ठीक ठीक, उस पर भरोसा करेगी जी। ठीक बात अरविंद भाई। मैं पासवान साहब के पास आऊंगा कि जनता की तरफ से एक बात मेरी समझ में आती है अपने तजुर्बे से कि कबीर ने लिखा कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। और एक दूसरा और भी है, हम जिस प्रदेश से आते हैं वहां के लिए, अशोक भाई, कपीश जी, सब लोगों को ये सुनने में आए होगा कि अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। क्या हम तो छू के देखेंगे तब मानेंगे ये गिलास है, कहीं सुनी यकीन नहीं। मसला ये। अमरनाथ जी, पिछली बार एक बिल्कुल मूल प्रश्न ले लेते, बाकी तो बड़ा घोषणा पत्र है, उस पर कहां तक चर्चा पाएंगे। पिछली बार मैंने ये बात कई बार कही, मुझे इससे तार्किक कोई बात और दूसरी लगी नहीं। पिछली बार मोदी ने दे रहे थे 6,000 रुपया साल किसान को, 6,000 रुपया साल, 500 रुपया महीना। राहुल जी ने कहा हमको सरकार में लाओ, हमको जिताओ, हम 72,000 रुपया साल देंगे। क्या यानी 6,000 रुपया महीना वार, चंग 72। जनता ने कहा ना, 6,000 रुपया महीना नहीं, 500 रुपया महीना वाला ठीक है।
ये इससे मैंने अनुमान लगाया कि मसला विश्वसनीयता का है, अमाउंट का नहीं। पिछली बार 72,000 था, इस बार 1 लाख है कि भाई हर गरीब महिला को 1 लाख रुपया देंगे साल में। क्या अगर ये अकेली ही बात मान लीजिए मन में उतर जाए 50% आबादी के, तो कांग्रेस तो 350 सीट अकेले जीत लेगी। फिर कपीश जी की पार्टी और बाकी सब लोग कहाँ क्या करेंगे? पासवान जी। जी जी अमिताभ जी, ये हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जी जो पंच न्याय के 25 गारंटियां निकली हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगभग 7,000 किलोमीटर की दूसरी यात्रा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, उन्होंने तय की और पूरे देश को उन्होंने समझा। क्योंकि जो 19 का चुनाव था, 14 में मोदी जी का झूठा वादा, 19 में भी उसी तरीके से जैसा आपने बताया कि मोदी जी की गारंटी पे लोगों ने भरोसा किया, 500 रुपए पे भरोसा किया, 7,000 रुपया 6,000 रुपये भरोसा जनता ने नहीं किया। चलिए मैं मान लेता हूं कि जनता ने भरोसा नहीं किया और मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में जनता आ गई। लेकिन ये जो 10 वर्षों का मोदी जी का कार्यकाल रहा है, इन 10 वर्षों में जिस तरीके से युवाओं पे लाठियां चली है, जिस तरीके से किसानों पे लाठियां और गोलियां चली हैं, जिस तरीके से पूरे देश में या पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय की घटनाएं बढ़ी हैं, बेरोजगारी आज चरम पे है, इलेक्ट्रल बॉन्ड आपके सामने है, तमाम भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज और बेईमान जो मोदी जी के वॉशिंग मशीन में क्लीन होने आ गए, ये 19 में और 14 में जनता नहीं समझ पाई थी, लेकिन 24 का चुनाव अमिताभ भाई बिल्कुल इस देश की 140 करोड़ जनता मोदी जी के इस छल को समझ चुकी है। ठीक ठीक आप कह रहे हो 19 में जनता ना समझती, 24 में समझदार हो गई, अब की फैसला कर देगी, कांग्रेस जीत जाएगी। मूल बात इतनी है। मैं 2 छोटी-छोटी टिप्पणियां करके कपीश जी के पास आऊंगा, फिर अशोक जी के पास जाऊंगा। समराइज भी होती रहे चीजें तो जनता को समझने में आसानी रहती है। एक ये भी ध्यान रखना होगा कांग्रेस को, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है, कि 6 गारंटी जेल, तिहाड़ जेल से एक सादे पन्ने पे पेंसिल से लिख के केजरीवाल जी ने भेजी थी, जो सुनीता जी पढ़ चुकी हैं इंडिया के रैली में। वो गारंटी कहाँ रहेंगी ये भी समझ लो भैया। उनने कहा था इंडिया गठबंधन की तरफ से तिहाड़वासी केजरीवाल जी की 6 गारंटियां, उनका कहीं इसमें है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर वो गारंटी भटकती रहेंगी। भाई वो भी तो नेता है, 2 राज्य में सरकार है, तिहाड़ में तो क्या, उस गारंटी का क्या होगा ये भी देखना होगा। भाई गठबंधन बना है तो उनकी बात का भी मान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने कही, उस पर एक टिप्पणी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो देश की जनता के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है 19 में भी मान लेते हैं जनता गुमराह हो गई। ना 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 ना, कतई ऐसा ना करो, कतई ना मानो, कतई ना मानो भैया। देश में इस बात से कपीश भाई भी सहमत होंगे, कोई ऐसा नहीं आदमी, बच्चा तक ऐसा नहीं जो ये ना जानता हो कि 500 रुपया बड़ा है कि 6,000 ज्यादा है। सब जानते हैं, कांग्रेस का हो चाहे भाजपा को, चाहे लोक दल का हो, चाहे जनता दल का हो, चाहे किसी दल का ना हो। क्या इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति सबसे पहले कोई इंसान कुछ पहचानता है तो रुपया पहचानता भैया। ऐसा लल्लू कौन है जिसने 6,000 रुपया छोड़ के 500 रुपया पर मोहर लगा दी? इतना सरलीकरण मत करिए स्थितियों का पासवान साहब, ना इतना सरलीकरण मत करिए, ये बहुत सरलीकरण हो जाएगा। कपीश जी, कांग्रेस ने अपनी गारंटियां देश के सामने रखी हैं, केजरीवाल जी ने 6 गारंटी देश के सामने तिहाड़ से रख दी हैं, तो 25 और 6 31 हो गई इंडिया की गारंटियां, इंडिया अलायंस की। आपकी पार्टी भी कुछ प्लान कर रही है ऐसे ही घोषणा पत्र कुछ, या हाथी के पांव में सबका पांव कि भाई कांग्रेस ने जारी कर दिया बोले यही गठबंधन ठीक है? हाथी का पांव सबका पांव वो तो एनडीए का आपने बताया, बाकी 40 दलों का तो कुछ हिस्सा है। 40 दल वो 30 से भाग देते। ठीक,
क्योंकि बाकी के हिस्से इतनी ही सीट है, मोदी जी 370 है, बाकी में 30 है। मैं आपको एक दूसरी चीज कह रहा हूं, रीजनल पार्टियां हैं या जो नेशनल पार्टी हमारे साथ है, सबके अपने अपने घोषणा पत्र आएंगे, लेकिन जब सरकार बनेगी तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनेगी, वो भी आएगा आपके सामने, इसी इलेक्शन में आएगा, इलेक्शन से पहले आएगा। बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज हम आपको और कह दें, ये 500 पे 6000 पे 500 नहीं भारी पड़ा है। ये जो आस्था कुरेदी गई है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया गया है, ये भारी पड़ा है। क्यों कह रहे हैं? 15 लाख तो गारंटी के आए नहीं, 150 स्मार्ट सिटी बनी नहीं, बुलेट ट्रेन 2 मीटर भी पटरी नहीं बिछा, गंगा जी साफ तो नहीं हुई, गंगा मंत्रालय साफ हो गया। ये है मोदी की गारंटी। बेरोजगारी चरम सीमा पर, मोदी की गारंटी। महंगाई चरम सीमा पर, मोदी जी की गारंटी। और जिन गारंटियों की जिक्र आप कर रहे हैं, देश की 95% जनता जानती नहीं है कि ये कौन सी गारंटी, जिसको आप 370 कह रहे हैं। पहली चीज तो ये कि अनुच्छेद 370 हटा नहीं है, अनुच्छेद 370 3 हटा है और 35A हटी ऑर्डर की। ठीक ठीक भैया, ठीक। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं, राम मंदिर इन्होंने दिया नहीं है। ठीक, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना, आप क्यों कहते हैं कि इन्होंने? ठीक कपीश जी, ठीक ठीक। तय कर देंगे। हाँ हम बता देंगे, आगे बात, आगे कपीश भाई, आगे अब रुक जाओ, अब दोबारा में आएंगे, दोबारा में आएंगे। ट्रिपल तलाक भी इन्होंने नहीं दिया, आप ये कह रहे हो ना, जोड़ दिया। अरे रुक तो जाओ, गजब करते हो, रुक तो जाओ। मैं तो सारी बात आपकी सच मान लेता हूं। 4 जून को अगर आपके 300 सीटें समाजवादी पार्टी की नहीं आई देश में, तब हम बुला पूछेंगे कि भैया क्या हुआ। ऐसा मत बोलो इतना बड़ा बड़ा, अब कोई चुनाव दूर है क्या? इतना भी मतलब एकदम लमतरानी ठीक नहीं। कपिल जी ने कहा कि मंदिर का इनने दिया, इनने नहीं दिया। आपको, आपके नेताओं को बुद्धि विवेक कम था, इनसे क्यों पूछते थे? भाजपा कहती है मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, क्यों कहते थे? जब इनका कोई लेना देना नहीं था, आप क्यों कहते थे? इसीलिए फंसते हैं विपक्षी, क्योंकि तैयारी के साथ नहीं आते, उनको पता नहीं क्या होना है। आप क्यों कह रहे थे कि अयोध्या में जो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, भाजपा का कार्यक्रम है, हम बाद में जाएंगे? बाद में गए नहीं, रोजा इफ्तार में तो गए, लेकिन अयोध्या नहीं गए, वो अलग बात है, वो किसी दिन अलग डिबेट है। लेकिन आपने कहा था ना कि भाजपा का कार्यक्रम है, आप कह रहे हो भाजपा को क्यों कह रहे हो? ये नहीं चलेगा ना। ये वैसी ही बात है, इसको उत्तर प्रदेश में थेतरई भी कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, किसी को जेल हो जाए, बोले भाजपा ने इनको जेल डाल दिया। किसी को जमानत ना मिले, बोले भाजपा जमानत नहीं मिलने दे रही। जमानत मिल जाए तो बोले ये मेरी काबिलियत है, भाजपा से क्या लेना देना। ये तो नहीं चलेगा, नपना तो एक रखना पड़ेगा। या तो जमानत इनके कारण नहीं मिल रही तो फिर इन्हीं के कारण मिलेगी भी, या आपकी गिरफ्तारी से लेकर जमानत पर फैसला कोर्ट का विषय है, तो उसको राजनीतिक मत बनाइए। नफरत तो एक रखोगे ना, थेतरई से तो देश नहीं चलेगा मित्र, ये जान लीजिए। और मैं इस बात से सहमत नहीं जो कपिश बाबू कह रहे हैं कि देश की 70% जनता जानती नहीं कि राम मंदिर क्या है, तो फिर जय हरि की है, फिर इस राजनीतिक विवेक पर क्या कहेंगे? अशोक पांडे जी, आपकी गारंटी यानी मोदी जी की गारंटी और राहुल जी की गारंटी और आदरणीय केजरीवाल जी की गारंटी, बाकी की आएंगी तो वो भी जोड़ लेंगे, है ना? अभी तो ये 3 गारंटियां बाजार में आई हैं, कैसे निपटेंगे? कैसे निपटेंगे? देखिए, आपको बता दें कि वो हमने हमारे घोषणा पत्र में जो हमने कहा था हमने पूरा किया। हमने कहा 370 हटाएंगे, हट गए।
हमने कहा भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे कानून के हिसाब से। ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, फलाने नहीं करेंगे, राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को हम लाल कर देंगे। हम वकील खड़ा करके अदालत में कह देंगे कि राम सीता वास्तविक पात्र ही नहीं थे। फिर 1200-1500 वकील खड़ा कर देंगे कि नहीं, राम मंदिर का फैसला न आवे, राम मंदिर बनबे न करे। ये लोगों ने पूरा प्रयास किया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद आपने कहा था अतीत जिसका जैसा होता है। ये लोग 70 वर्षों शासन किया, इन्होंने इज्जत घर नहीं दे पाए, ये लोग शौचालय नहीं दे पाए। जब 15 अगस्त को मोदी जी पार्लियामेंट लाल किले से बोल रहे थे प्रधानमंत्री की हैसियत से, तो घर में बैठ के बड़ी हंसी उड़ा रहे थे। क्या प्रधानमंत्री को अमेरिका बोलना चाहिए, लंदन को बोलना चाहिए। अरे बाप रे बाप, गरिमा का हनन हो गया। और शौचालय बोल रहे हैं। आज घर घर में इनके लिए इज्जत खाली 10 जनपद की थी, हमारे लिए पूरे हर जनपद की थी। हमने गरीब लोगों के घरों में शौचालय देने का काम किया है, गरीबों को मकान देने का काम किया है। हमने वैक्सीन जब लगवा रहे थे तो बड़के अखिलेश भैया कहते थे अरे बाप रे बाप, मोदी की वैक्सीन लगवाएंगे, हम आएंगे तो वैक्सीन बनाएंगे, लगाएंगे। और फिर मुलायम सिंह ने लगवा लिया, टीबी भक्क से लगवा लिए। मेरा ये मानना है हिंदुस्तान की जनता सब देख रही है। राजीव गांधी जी की न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, जय कदम आगे चलते हैं, तय लोग छोड़ के भाग जा रहे हैं। ये पूरी गारंटी है कि महात्मा गांधी चाहते थे कांग्रेस को खत्म हो जाना, नहीं हो पाया, लेकिन राहुल भैया पूरा कर देंगे। इनकी दशा शोले के असरानी वाली हो गई है कि आधे लोग बाएं जाएं, आधे लोग दाएं जाएं। मैं अंग्रेजों के जमाने के जेलर हूं, बाकी पीछे देखे तो गौरव वल्लभ भी भाग गए। और महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। इनकी सीनियर जो है महिला प्रवक्ता, उसने जिस ढंग का वक्तव्य दिया, निश्चित तौर पे देश की जनता जानती है कैसा महिलाओं के लिए सम्मान है। इन लोगों ने लोकतंत्र का गला घोटा। राहुल गांधी कह रहे थे कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सबसे ज्यादा संविधान के साथ खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने किया है। कितनी बार बदला गया है। शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन लोगों ने बदला। 3 कई फैसले हैं। फिर कोर्ट की खातिर लोकतंत्र को जितना चोट इन लोगों ने पहुंचाया है, किसी ने नहीं पहुंचाया। ठीक है, ठीक, आपातकाल लगा के गला घोटा गया। अभी रुकना होगा अशोक जी, आगे बात आगे 22,000 लोग, ये लोग दोबारा में, अब बाकी बात दोबारा में दूसरे विषय पर। अरविंद जयतिलक जी, एक बात और याद आई मुझे, ये जो फॉल्स नैरेटिव है ये हटने चाहिए देश से, इनसे बड़ा देश का नुकसान होता है। चिदंबरम और दिग्विजय सिंह 2 बड़े नेता कांग्रेस के, और वहां घाटी में महबूबा मुफ्ती, इन 3 लोगों ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जब भी हम कभी पावर में आएंगे तो जो 370 हटाई गई है उसको वापस ले आएंगे। ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे वो विषय आज नहीं बहस का, मैं मानता हूं नहीं ला सकता, कोई सरकार आए कोई संसद आए। विपक्ष ये तो तय कर ले कि हटाई है कि नहीं हटाई है। अगर हटाई नहीं तो वापस कैसे लाओगे? नहीं, इसी घोर माठा में ज्यादा नुकसान हो रहा है। कोई कहीं भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा, इसीलिए जनता भरोसा नहीं कर पाती। वो कहती यार इनका तो समझ ही नहीं आ रहा, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। अब चिदंबरम और दिग्विजय और कश्मीर के मसले पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बिटिया ज्यादा प्रामाणिक माने जाएंगे बनिस्बत समाजवादी पार्टी के। यही मसला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले घर में बैठ के राय विचार कर लो कि अयोध्या का मंदिर राम भाजपा का बोलना है कि नहीं बोलना है। फिर सोनिया गांधी से लेके नीचे ब्लॉक के समाजवादी युवजन सभा तक के बच्चे को बताओ कि भाई ये लाइन लेनी है। खैर अरविंद जयतिलक जी, मसला वही कि बड़ी बड़ी लोक लुभावन घोषणाएं हर पार्टी करती है। क्या मैंने शुरुआत में कहा था, मैं उस बहस को आज वहीं रखना चाहता हूं। घोषणा पत्र किसी का खराब आज तक देखा आपने? किसी का
खराब घोषणा पत्र भी आया कि आज तक जयतिलक जी आपने इतनी लंबी पत्रकारिता के जीवन जिया है, लेकिन जनता मुझे लगता है मंच से जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी वोकल कॉर्ड कितनी पवित्र है उस पर ही विश्वास करती है, नहीं वरना छपा हुआ घोषणा पत्र तो जो एक भी सीट नहीं जीतती पार्टी उसका भी बढ़िया होता है, नहीं अरविंद जी? बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए वो झूठ की जुबान बुढ़ापे की जान की तरह होती है। घोषणा पत्रों को उसी तरह से लोग देखते हैं, परखते हैं, लेकिन आपने सही कहा कि जो जनता रैलियों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से जो नेतृत्व होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, वो क्या कह रहा है वो काफी प्रभावी होता है। उसको किस रूप में लेती है, किस गंभीरता के साथ लेती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, पी चिदम्बरम हो, महबूबा हो, वो विश्वसनीयता का संकट कांग्रेस से कहीं गया नहीं है, अभी जस का तस बना हुआ है। आपने बिल्कुल राम मंदिर का सवाल उठाया, जन भावनाओं का निरादर जिस तरह से विपक्ष किया है, क्या ये जनता देख नहीं रही है? क्या केवल घोषणा पत्रों के आधार पर जनता वोट करती है? बिल्कुल नहीं। क्या केवल जो है 10,000 5,000 रुपए मिलने से वो वोट करती है? बिल्कुल नहीं करती है। जनता जो है वह यह भी देखती है कि कौन पार्टी जो है जनता की भावनाओं को समझता है, मान सम्मान देता है, विचारों को जो है उसकी ग्राह्यता को स्वीकार करता है। क्या ये जनता देख नहीं रही है? देखिए 2014 के बाद अभी आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जनता को भरमा दिया गया, गुमराह कर दिया गया। आप जनता को भाई इतना निरा मूर्ख मत समझिए। दुनिया की सबसे मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था और परिपक्व जनता यहाँ की है, जो कि यहाँ के बड़े बड़े निजामों को उखाड़ करके फेंक दिया आजादी के बाद। किसी का अहंकार नहीं रहा। कोई अरविंद जी, कोई माई का लाल इतना बड़ा नेता देश में ना हुआ, ना होगा, ना है किसी पार्टी में जो जनता को गुमराह कर ले जाए। सब लोग एक तो बात नोट कर लो, क्या ये ढोर है क्या जनता? ये नेताओं को ये गलतफहमी कब से होगी कि हम इतने काबिल हैं कि हम जनता को गुमराह कर ले जाएंगे? ना जी ना, जनता आपको गुमराह कर देती है 2 मिनट में। हाँ अमिताभ जी, दूसरी चीज, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। 2014 के बाद देखिए इस देश की जो सियासत है पुराने कास्ट लाइन से अलग धारा बह चली है। ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स को जन्म हुआ है, एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स का जन्म हुआ है। जनता परख रही है कि मेरे हाथ में क्या आ रहा है, जब सरकारें हमें क्या मुहैया करा रही है, कितनी कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर मूर्त रूप ले रही है, उसका भली बात जो है वो परख रही है, समझ रही है। केवल कागजी घोषणाओं से कुछ होने जाने वाला नहीं। अमिताभ जी जी पासवान साहब, एक तो ये कि जिन भी लोगों को आप लगाते हो ये सब काम के लिए, नेता तो लगते नहीं, इसमें प्रोफेशनल लगाए जाते हैं, पेड लोग, क्या कि भाई बनाओ फिर हम देखेंगे इसमें कुछ थोड़ा बहुत करना है, क्या पॉलिटिकल पंच में हम डाल देंगे, बाकी इतने लंबा ड्राफ्ट कौन लिख सकता? नेता के पास तो समय नहीं, और उतनी अंग्रेजी लिखे कौन? ये भी झंझट है। वही फोटो वोटो ला के सब सजा के देते हैं। आपने ऐसा क्यों कराया कि भाई कहाँ अमेरिका की नदी का फोटो लगा दिया है, और थाईलैंड और क्या बता रहे बैंकॉक की भाजपा वाले, ये सब छोटी चीजें हैं लेकिन चेहरा खराब हो जाता है पार्टी का, ठीक है ना? चुटकुला ज्यादा जल्दी पहुंचता है ना नीचे तक। अब तो आपके घोषणा पत्र का चुटकुला बन गया कि आप थाईलैंड की फोटो क्यों लगाए? अरे उत्तराखंड से कहीं से लगा देते, कश्मीर की कहीं की फोटो लगा देते सुंदर से, और आप बफेलो रिवर ले आए। बड़ी बूढ़ी पार्टी को ये शोभा नहीं देता। खैर छोड़िए, ये विषय तो मुझे कहना था इसलिए मैंने कह दिया। मैं मूल बात पर आता हूं कि मैंने ऐसा कोई घोषणा पत्र नहीं देखा जो लुभावन नहीं हो। क्या सबके पास अच्छे राइटर हैं क्या? और वो अच्छे से अच्छा घोषणा पत्र आपको लाके दे देंगे 3 दिन में छाप के कि भाई साहब देख लो, बाकी आप बता दो, कुछ और ऐड कर देंगे। नहीं, मुझे याद है अशोक गहलोत की जब सरकार गई थी, इस बार नहीं, पिछली बार, तो मैंने उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ गलती हो गई मैं समझ नहीं पाया, मैंने तो दवाई से लेके कपड़े से लेके और स्कूटी मोटरसाइकिल और सब फ्री और क्या क्या कर दिया था, मतलब ऐसी योजनाएं और कहीं नहीं थी। मैंने कहा फिर आपको चिंतन करना चाहिए कि जब सब फ्री आपने कर दिया फिर भी कैसे हार गए। वो लेकिन क्या है, वो जनविश्वास का मसला है।
वरना किसी पार्टी ने, आप लोगों को याद होगा, 5 किलो देसी घी का वादा भी किया था कि अगर हम जीतेंगे तो हर घर में 5 किलो शुद्ध देसी घी देंगे, कसरत के बाद उसके पराठे खाएंगे सब लोग। वो उस पार्टी को वोट नहीं मिला। अमरनाथ जी। जी जी अमिताभ भाई जी, पहले तो जो वरिष्ठ पत्रकार साथी अभी बोल रहे थे जी, कांग्रेस के बारे में, और आजकल एक ट्रेंड सा चल रहा है कि वो चाहे पॉलिटिकल एनालिसिस हो या सीनियर जर्नलिस्ट हो, वह बीजेपी के लाइन में ही बात मैक्सिमम लोग करते हैं। बहरहाल ये सबका अपना अपना विचार है, उस पर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस सच में मूर्ख नहीं है, जनता सच में मूर्ख नहीं है और न ही किसी के बहकावे में आने वाली है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत में 60 वर्षों तक सत्ता में रही, और आज जो समाज है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, ओबीसी हो, या समाज का कोई भी कमजोर वर्ग, चाहे वो देश में एनटीपीसी हो, ओएनजीसी हो, गेल हो, सेल हो, वो चाहे मिलिट्री स्कूल हो, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, तमाम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, डीयू, जामिया, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटियां, तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम हॉस्पिटल, तमाम बांध बनाए गए देश के विकास के लिए, युवाओं के सशक्तिकरण को लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी सौदाह की बात करती है, कब्रगाह की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की बात करती है। अगर ये 2-3 शब्द भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश से निकाल दिया जाए, इनके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं रह जाता है। लेकिन वही कबीर भाई बोल रहे थे कि भारतीय संविधान के वजह से मंदिर बना, ना कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से। अशोक भाई, आपको भरपूर समय मिला, मैं बीच में बोला नहीं बोलने की मेरी आदत है, आप जरूर बोलिएगा, मेरा जवाब दीजिएगा। तो भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, और जिस तरीके से उसमें मौलिक अधिकारों का प्राविधान किया गया, उसमें सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि राम जन्मभूमि को भी उससे न्याय मिला। क्योंकि अगर संविधान नहीं होता, सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता, तो हमें लगता है कि मंदिर नहीं बन पाया होता। दूसरी बात ये कहूंगा अमिताभ भाई कि जब हम हिंदू हैं और हिंदू विधि विधान से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना था, तो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी को इतना बेचैनी क्यों थी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने का? जब हमारे सारे शंकराचार्य विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये नियम संगत नहीं है, समय अभी उसका नहीं है, अधूरे कार्य का प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, तो आप क्यों इतना ज्यादा बौखला रहे थे? अब रुकना होगा। अब अशोक जी अभी रुकिए, पासवान जी आप रुक जाइए। उस वक्त इस विषय पर मैंने 3-4-5 बहसें की थी, उसमें अब जाने का समय नहीं, ना मेरी इच्छा है अभी जाने की। हिंदू शास्त्र क्या कहते हैं उसका मैंने सब उस वक्त उल्लेख किया था, शंकराचार्य क्या कह रहे, शास्त्र क्या कहते हैं, वो सब विषय खत्म हो चुका, इसलिए उसमें मत जाइए, ठीक है ना, वो सब छोड़ दीजिए। और राजनेताओं के लिए वो विषय ठीक भी नहीं। क्या आपको ये भी नहीं पता होगा कि सोमनाथ में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उसका शिखर नहीं बना था, 15-17 साल बाद शिखर बना, तब ध्वज चढ़ाया गया। आपको जानकारी नहीं होगी क्या? काहे को पढ़ते उस चक्कर में? और विषय बोलो, वृद्धावस्था पेंशन है, मनरेगा है, इन पर बोलो। आप शंकराचार्य तक चले जाते हो, ये तो जानकारी हो उतनी, शास्त्र की या तीर्थ की नहीं होगी ना, इसलिए फंस जाओगे। छोड़ कुशवाहा भैया, पासवान जी छोड़ दो उस बात को, नहीं उसमें फंस जाओगे। चुनाव का समय है, कम बोलो तो ज्यादा ठीक है, फंस जाओगे। अरे रुको भाई अशोक जी, बदलेगा हालात को, अरे रुक जाओ, हाथ बदलेगा हालात को। ठीक है अशोक जी, बहुत लंबे समय तक ये अहंकार भारत की 140 करोड़ जनता सहने वाली नहीं है। ठीक, एक बार अरे भाई आपस में नहीं लड़ो, आपस में नहीं लड़ो। कितने बड़े-बड़े घोटाले आप कर रहे हैं। की आवाज बंद कर दीजिए, पासवान जी की आवाज बंद कर दीजिए। बिल्कुल मेरी बहस ऐसे नहीं चल सकती, जो कहूं उसको समझिए, नहीं कहेंगे ऐसे नहीं चल सकती, माफ करिएगा भाई ना। ये आपस में मत लड़िए। कपिल श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक नया ट्रेंड जो दिखा, वो ये दिखा कि मैंने कल इस बीच पर आपके पार्टी के नेता से पूछा था कि भाई एक ही सीट पर 3-3, 4-4 बार टिकट अदला बदली हो गई, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर। मैं ये समझना चाह रहा हूं इसके पीछे रणनीति है या कंफ्यूजन है? नहीं,
घोषणा पत्र तो बात की चीज है। जनता तो ये देख रही कि अतुल प्रधान का भानु प्रताप का टिकट कटा तो अतुल को मिला, फिर अतुल कटा तो योगेश की पत्नी को मिला। ये सबको पता है। घोषणा पत्र तो मान लो किसी को पता लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। इसके पीछे का क्या मसला है? और अभी बदायूं क्यों में है कपिल जी? अमित शाह जी, इसके पीछे का मसला सिर्फ इतना है कि पार्टी हित में क्या है उस हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। पार्टी में लोकतंत्र है, पार्टी में दावेदार बहुत ज्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा दावेदार समाजवादी पार्टी में, जो पूरे ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोकप्रियता भी है। इनके यहाँ तो जो मंत्री पद पे रहा है वही लड़ने से भाग गया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, ये लोकतंत्र में चुनावों में होता रहता है। ये कोई बड़ी चीज है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। एक बात कह के हम फिर उसी मुद्दे पे आएंगे जिस पर आपने रखा है। देखिए, सोमनाथ का मंदिर जो है वो नया निर्माण अलग जगह पर नहीं किया गया, उसका पुनरुद्धार हुआ है। लेकिन ये मंदिर का निर्माण, नया निर्माण अलग तरीके से, अलग जगह पर, दोनों का कंपेयर न करें। और मैं बार बार कहता हूं कि आप मूर्धन्य पत्रकार हैं। हमारे मित्र जो बैठे हैं, अरविंद जी मूर्धन्य पत्रकार हैं, फिर भी भाजपा की जबान क्यों हुई? तारीख नहीं बताएंगे, उनसे आप पूछेंगे। अरे हमने तो पूछा था कि भैया कोई अध्यादेश और कानून लाओगे? 2019 में मोदी जी ने कह दिया कि नहीं लाएंगे। किस बात के लिए रथ यात्रा लेकर के निकले हुए थे आडवाणी जी? और जब सुप्रीम कोर्ट से ही आना था तो हम तो सारे लोग यही बात कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक बात। लेकिन हकीकत अगर पूछनी है तो अखिल भारत हिंदू महासभा से पूछिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज 280 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट उन्होंने घोषित कर दिया। शायद आपको पता होगा, आपके तो परम मित्र हैं। उनकी वेदना भी आप जान रहे होंगे कि राम मंदिर के वो प्रथम पक्षकार थे, उनके वादपत्र पर वर्डिक्ट आया, बावजूद उसके ना तो उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट में जगह दी गई, न इनका शिलान्यास में बुलाया गया, और न ही उनको जो है वो आपका जब मोदी जी अभी कर रहे थे उद्घाटन उसमें बुलाया गया। ठीक, वो इसी के मार्फत न्याय यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, संत न्याय यात्रा। और संत महासभा के भी अध्यक्ष है। कम से कम हिंदू जनता तो उनसे भी जुड़ी हुई है, उन्हीं के वर्डिक्ट पर मिली हुई है। ठीक है, आगे बात उसको हम लूटने कैसे दे दें? आगे कपिल जी, आगे अच्छी बात रख दी आपने। अयोध्या को मैंने बहुत फेथफुली फॉलो किया एक जर्नलिस्ट के तौर पर। उसके एक एक घटनाक्रम को शायद नेताओं से ज्यादा बारीकी से मैंने देखा है। क्या कोई नेता ने तो अपने मतलब की देखा होगा, फुल विजन तो देखा था ही। एक बात पर टिप्पणी करूं जो कपिल जी ने कही, वो तथ्य ठीक नहीं है। मंदिर उसी स्थान पर बना, इसकी विवेचना में नहीं जाऊंगा, यूट्यूब पर जाइएगा, मेरा वीडियो पड़ा हुआ कि मंदिर कहां बना है। जब ये सबसे पहले दिग्विजय ने सवाल उठाया था तभी उसका उत्तर आया था। मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां रामलला विराजमान का प्राकट्य हुआ था 1949 में, जान लीजिए। ठीक, इसलिए मैं कहता हूं अयोध्या धर्म कर्म इसमें काहे फंसते हो? ये व्हाट्सएप से नहीं चलेगा। और अयोध्या का मुकदमा प्रथम पक्षकार कोई नहीं। अयोध्या का मुकदमा जब शुरू हुआ था, 125 साल मुकदमा चला, उस वक्त चक्रपाणी जी तो जन्मे भी नहीं होंगे, मेरे मित्र हैं। फिर भी मोर देन 100 ईयर्स, नहीं अब नहीं आएंगे आपस, मोर देन 100 ईयर्स मुकदमा चला है। चक्रपाणी जी की उम्र 100 साल तो नहीं है। 1900 अरे रुक जाओ भाई, अरे रुको भाई, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, सारा भेज दे रहा हूं। ठीक, हमको ना भेजो, हमको ना भेजो। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अरे रुक जाओ भाई, कपिल बाबू आप रुक जाओ। आपने कही, आपने अपनी बात कही, मैंने आपको अवसर दिया, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, बात खत्म करो। काय को बहस में? 1949 में अरे रुक जाओ, 49 में, ठीक, वही लेकर के आए थे। और 2006 से लेकर 2023 तक जो वर्डिक्ट आया है तो चक्रपाणी जी ने लड़ा है, धर्मदास जी महाराज ने लड़ा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उन्होंने लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को। ठीक कपिल, ठीक है, ठीक है। सवाल लेके अशोक जी एक मिनट, ज्यादा समाजवादी पार्टी को
मैं हमेशा कहता हूं व्यक्तिगत तौर पर भी कि आप अयोध्या पर मत बोला करिए, ज्यादा दाएं बाएं हो जाइए, क्योंकि जिन आंखों ने अयोध्या में मुलायम सिंह जी के समय में नरसंहार देखा है वो आखिर इस देश में जिंदा है। अजब बात कर रहे हो और दुनिया की बातें कर रहे हैं, अजब बात कर रहे हैं भाई। चलेगा, ये मुलायम सिंह की सरकार थी जब 2 दिन लगातार अयोध्या में गोली चलाई गई और सड़कों पर राम भक्त मारे गए। खैर ठीक, रुक जाइए, ठीक है कपिल जी, अभी रुक जाना, अभी रोक दीजिए क्या बात। अशोक पांडे, मैं अयोध्या पर बहस नहीं आज कर रहा। अयोध्या पर मैंने जने सैकड़ों बार बहस की, इसलिए अयोध्या पर रोज बहस तो नहीं हो सकती। आज अयोध्या पर बहस नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि भाई जितने काम आपने गिनाए, वो कह रहे कोई काम भाजपा ने नहीं किया। बोले 370 तो हटी नहीं, वो तो वहीं की वहीं खड़ी है जहां खड़ी थी लाल चौक पे। ठीक, अब बोले मंदिर भाजपा ने बनाया नहीं और क्या क्या बताया, बोले वो सब खारिज कर दिया है। तो फिर तो आपको तो एक भी वोट नहीं मिलेगा। हाँ देखिए, इनके हिसाब से जी, इनके हिसाब से तो जो इनके साथ नहीं है वो भाजपा के एजेंट हो जाता है। जैसे आप छोड़ो, मैं पूछ रहा हूं, एक मिनट भाई, वो कह रहे हैं जो काम आप अपने गिना रहे हो वो कह रहे हैं भाजपा ने नहीं किए और 370 हटी नहीं। हालांकि चिदंबरम कह रहे हैं हटा दी, दिग्विजय कह रहे हैं हटा दी, कपिल जी कह रहे नहीं हटाई, तो अब वो खैर वो आप भी निपट लेंगे। लेकिन अगर इनकी बात सच माने तो फिर आपको एक भी वोट नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। इनके हिसाब से हमने राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल नहीं किया, हमने लोगों को, गरीबों को राशन देने का काम किया, वैक्सीन बनाने में राष्ट्रद्रोह, अखिलेश जी की तरह राष्ट्रद्रोही बातें मैंने हम लोगों ने नहीं कहा। अरे हमने इस देश के किसानों तक, अमिताभ भाई आप ही ने एक बार कहा था कि इनके चुनाव चिन्ह होते थे हल लिए किसान, 2 बैलों की जोड़ी, बैल और बछड़ा, गाय और बछड़ा, हल जोतता किसान, और किसानों को इन लोगों ने मजबूर और मजदूर बना दिया। राजीव गांधी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है, किसानों के खाते आते आते खत्म हो जाता है। पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी, जिन्होंने सीधे किसानों के जेब तक पैसा पहुंचाने का काम किया है। क्या ये गलत है? इन लोगों ने चीनी मिलों को बेचने का प्रयास किया था, आपको याद होगा, उनकी व्यवस्था को सुसज्जित करने का काम हम लोगों ने किया। इनके जमाने में बिजली आना एक खबर थी, हमारे जमाने में बिजली जाना एक खबर है। इनसे ज्यादा 8 गुना जाना हमने धान की खरीद कर काम किया है, हमने गन्ना किसानों को पेमेंट देने का काम किया है। ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा? जब किसानों का आंदोलन होता है तो बड़ा दिल दिखाते हुए उस आदेश को भी वापस ले लेने का काम करते हैं। सीधे किसान के जेब तक पैसा पहुंचाने वाला पहला आदमी है भाई दामोदर दास मोदी, पहले प्रधानमंत्री। अशोक जी ठीक, आगे बात, अब रुकना होगा अशोक जी। अरविंद जी, एक सवाल मैं सबसे लूंगा, मेरी समझ ये कहती है एक वोटर के नाते कि मैं सबकी सुन लूंगा, जो कह रहे हैं हम भविष्य में क्या करेंगे उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लूंगा अपने दिमाग में, और जो मौजूदा सरकार में है उनका देख लूंगा कि उनने क्या किया। लेकिन मैं भरोसा उसी पर करूंगा जैसे कोई कुछ बोले, मेरे इलाके में सड़क बनी तो ये बात मुझे टीवी और अखबार से तो नहीं पता लगेगी, ना घोषणा पत्र से लगेगी। मेरे पेट में रोटी है तो मुझे ये नेता से तो पता नहीं लगेगी बात, मेरा पेट खुद बताएगा। मेरी बहन बेटी सुरक्षित है तो ये बात मुझे खुद पता लगेगी नहीं, या ये बात मंच से पता लगेगी। और मुझे लगता है शायद जनता इसी पर वोट करती है जो वो खुद अनुभव करती है। अरविंद जी। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए सच्चाई बाल की तरह होती है, आप उसे जितना दबाएंगे उतना ही उछलेंगे। शायद ये छोटी सी बात जो है विपक्ष के समझ में नहीं आती है। जब हम आप कोई बात कहते हैं तो सिर्फ आरोप लगाते हैं कि आप उनकी जुबान, उस आरोपों से कुछ नहीं, वो छोड़ दीजिए आरोप, उस बहस में मुझे नहीं पड़ना। हाँ अमिताभ जी, हम लोग वैशाली के नगर बधू नहीं है, ये काम राजनेताओं का है, आज वहां कल वहां परसों वहां, उस बात पर हम लोग जाते ही नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि देखिए विपक्ष का काम यह होता है कि जो सरकार की नीतिगत जो कमियां होती है, जो उसकी योजनाओं के जो नाकामियां होती है, उसके खिलाफ प्रतिरोध का प्रस्ताव इतना बड़ा खींचिए आपकी जनता के समझ में आए।
लेकिन अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस पर जाने के बजाय उन मसलों को छूते हैं और जाकर के भाजपा के अखाड़े में ही कूद पड़ते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह अयोध्या के मसले पर ये बार बार ये लोग उठा रहे हैं, शायद इससे सर्वाधिक नुकसान अगर किसी को हुआ है तो इन्हीं लोगों को हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जमीन पर जो चीजें एकदम खुलेआम दिखाई दे रही है, लोगों के हाथों में क्या आ रहा है, किसानों का अनाज बिक रहा है नहीं बिक रहा है, एमएसपी मिल रही है नहीं मिल रही है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सारी चीजों को कम से कम एक नागरिक का जो उत्तरदायित्व होता है उसको भी तो सोचने। ठीक है अरविंद भाई जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ताकि विपक्ष के मित्र भी कहीं नाराज ना हो, इसलिए मैं कहता हूं, मैं ना ये कह रहा हूं कि कुछ हुआ, ना कह रहा हूं कुछ नहीं हुआ, क्या मैं सिर्फ एक न्यूट्रल बात कह रहा हूं पानी की तरह कि जो हमको महसूस हुआ होगा हम वोट उसी पे करेंगे या कोई दूसरा मैकेनिज्म है? हाँ ना बोलो भैया जल्दी से पासवान जी। जी भाई देखिए, अरे भाई मैं अभी सवाल तो पूरा मैंने अभी हाँ ना पूछा आपसे। ननकू वोट कैसे करेगा? आपकी बात सुन के करेगा, मोदी जी की बात सुन के करेगा, अखिलेश की बात सुन के करेगा कि मायावती की बात पर? अपना घर नहीं देखेगा या अपना घर देख के वोट करेगा? भैया बताओ, घर देख के वोट करेगा अपना पेट, अपना जीवन? ये नहीं अपना घर और जीवन देखेगा, लेकिन एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, अब रुक जाओ, अब लेकिन में ना भागो। ठीक, जब परिणाम आएगा तो हम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन झूठ बोल रहा था कौन सच, है ना? फिर 4 जून को तो फिर बहस की गुंजाइश नहीं रहेगी देश में, नहीं शाम को क्या? क्योंकि इस देश के करोड़ों लोग अपना जीवन देखकर वोट करेंगे। क्या थाईलैंड, हाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, जकार्ता, अमेरिका, लंदन छोड़ो, ननकू और रज्जाक ये देखते हैं उनके जीवन स्तर में कुछ बहुत अच्छा हुआ, उनका मन प्रसन्न है, तन प्रसन्न है, जिसके कारण प्रसन्न है उसको वोट देंगे। इस सरल बात, ये सिद्धांत मंजूर है। आज इस पर मंजूरी दे दीजिए ताकि 4 जून को फिर भागने भूगने का मसला ना रहे। डॉक्टर साहब, मोदी जी ने, अरे मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया मैंने, ना राहुल जी का लिया। आप कहां भटक रहे हो जंगल में? अमिताभ भाई कुछ तो सुनिए, हम लोग की बात सुनिए। विपक्ष को आप लोग इतना जब ना गलत बयानी मत करिए मेरे साथ। ये गलत बयानी, नो, ये रिटॉरिक बंद करिए, ये रिटॉरिक बंद करिए। कर दिए मैंने ना मोदी का नाम लिया ना राहुल का नाम लिया। मैंने एक सिद्धांत रखा, एक मिनट रुकिए, मैंने एक सिद्धांत रखा कि जनता जो महसूस करती है उसी के आधार पर वोट करती है कि नहीं। बिल्कुल करेगी, लेकिन आप कह रहे हो राहुल जी, मोदी जी विज्ञापनों पे क्यों खर्च करते हैं? पूरे देश में जहां जाइए विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, मोदी जी की ये गारंटी, मोदी जी की वो गारंटी। क्या जरूरत है उसकी? अगर जनता समझदार है, हर काम जनता खुद कर लेगी। जनता को तो इन्होंने कहा कि जिसके पैर में चप्पल है उसको मैं हवाई जहाज से उड़ाऊंगा। अरे कितने गरीबों को तो मार दिया। गरीबी खत्म नहीं कर रहे हैं, गरीबों को खत्म कर रहे हैं। पहले गरीबी कितनी थी? अशोक जी अभी अलाउ नहीं करेंगे, अभी उनकी बात आएगी, नहीं तो वो कहेंगे विपक्ष की आवाज दबा रहे हो। 5 किलो गेहूं चावल पर जिंदा रहना पड़ रहा है। कितना शर्मनाक बात है ना इस देश के लिए। अगर 2014 में ये देश आजाद हुआ, 2014 के बाद ही ये देश बना और सारी योजनाएं 2014 के ही बाद आई, यानी यही अशोक जी कहना चाह रहे हैं। जो कुछ दिखा इस देश के अंदर 2014 में, उसके पहले कुछ नहीं। सिर्फ रंग रोगन करके, बिल्डिंगों का नाम बदल करके, स्थानों का और शहरों का नाम बदल। है पासवान जी, विपक्ष की बात मेरे बाद आगे, अब रोकूंगा आपकी आवाज, अब रोकूंगा मैं पूरे सुपर लोकतांत्रिक ढंग से पूरी बात आई, अब रुकना होगा, अब रुकना। कपिल जी, यही सवाल मेरा आपसे, ना अखिलेश यादव का मसला, ना नरेंद्र मोदी का मसला, ना राहुल गांधी का मसला। मैं वोटर हूं, मैं खुद अपनी आंखों से, अपने अनुभव से जो देख रहा हूं उसी के आधार पर वोट करूंगा। अच्छा हुआ तो अच्छा, बुरा हुआ तो बुरा। नहीं, सुनो सबकी, करो मन की, नहीं। अरे अमिताभ जी, वोटर तो एक बात और भी कह रहा है, और हम लोग के भी काल है, हम लोग के भी काल में भी कहता है, कैसा भी एक जी, और वो ये कहता है कि जिस देश में ईवीएम से चुनाव हो रहे हो और इस देश में 20 लाख ईवीएम मिसिंग हो और उसका आज तक जवाब ना हो कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, बरामद ना हो, तो वो भी एक बार कहता है। ठीक, लेकिन हम तीसरी बात आपको कह रहे हैं कि जनता बिल्कुल देखती है, देख रही है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई डबल डिजिट पे है, काला धन आया नहीं, बनारस Q2 बना नहीं।
अब पांडे जी आएंगे आपका, मेरे शो में हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं। आय दुगनी हुई नहीं, किसानों को मरवा दिया इन्होंने, 750 किसान शहीद करा दिए, उससे भी दिल में तसल्ली नहीं हुई तो हाथ रंग लिए इनके मंत्री ने अपने पुत्र के वास्ते 5 किसानों की हत्या सीतापुर में करा दी। आज तक किसान आयोग तो गठित है लेकिन किसानों का आयोग नहीं गठित किया इन्होंने। ठीक, इन्होंने जो है आज तक चौगुनी लागत कर दी। और हमारे अरविंद भाई, कभी कपिल श्रीवास्तव आप दोनों के बारे में ये सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है कपिल भाई, ठीक है आगे बात, आप रुकना, समय कम, आगे बात मुझे अशोक जी को अब रुक जाओ, अब ठीक आगे बात, आपका भी चश्मा है, अब रुक दीजिए अशोक पांडे जी, वही सवाल आपसे, बाकी दोनों तो नहीं माने मेरी बात, आप भी नहीं मानोगे तो मैं कर कुछ नहीं लूंगा, जैसे बाकी को अवसर दिया आपको भी बोलने का अवसर दूंगा। मैंने कहा कि जनता जो अपनी आंखों से देखती है और जो महसूस करती है उस पर वोट करती, ना राहुल गांधी, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना बसपा, ना लोकदल, ना जनता दल। गलत बात कह दी, कोई भड़कने वाली बात कह दी थी क्या कि कुर्सी से कूद कूद के गिर पड़ो? नहीं बिल्कुल सही, मैं भी वोटर हूं भैया। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो अतीत की बात कही, अतीत पे ही जनता देखती है क्या उसने किया था। आपको बता दे, एक नारा आया गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटी नहीं, गरीबी हटा दिए गए। एक नारा आया जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर जनता ने कहा कि जनता जाएगी हरिचंद घाट पर। फिर एक नारा आया आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे। इंदिरा गांधी आई, आपातकाल लगा दी, मुलायम सिंह भी जेल में चले गए, लालू यादव भी जेल चले गए, 22,000 रुपया ले भी रहे हैं लोकतंत्र सेनानी का, और इंडी गठबंधन में भी है। इससे बड़ी हंसी की क्या बात होगी? 20,000 रुपया राजेंद्र चौधरी लेते भी हैं, इंडी गठबंधन में भी है। मेरा कहना है महसूस से होता है, दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया में कुछ ऐसी तमसील नहीं मिलती, यहाँ कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। इसने इन लोगों का गला, बड़ी अच्छी बात कही, शायरी भी आ गई, उसी की कमी थी। आगे कपिश भाई बात हो गई। एक बात अमरनाथ जी ने उठाई, मैं फिर कहूंगा कि चिंतन मनन ज्यादा होना चाहिए पार्टियों में, उस विंग को डेवलप करिए। अब 70 और 80 के दशक का देश नहीं है। उन्होंने कहा विज्ञापन बहुत हो रहा है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वो हारी चुनाव, विज्ञापन तो वो ऐसा दे रही थी कि रेलें पड़ी थी विज्ञापन। अशोक गहलोत चुनाव हारे, रेलें पड़े थे विज्ञापन। विज्ञापन से सरकार बनती है क्या? गजब। मैं इसे 100 उदाहरण दे दूंगा, मुझे गूगल देखने की जरूरत नहीं पासवान जी, 100 उदाहरण दे दूंगा। और ने कभी से काय कोई एनर्जी लिस्ट करे, अब नहीं आ रही आवाज ना। हर मुख्यमंत्री के पास सरकारी पैसा होता है। अखिलेश जी जब हारे और 47 सीटें आई, चुनाव में गई सरकार। अमरनाथ जी आपने विषय उठाया, आपके संज्ञान के लिए बता दें ताकि आगे आप ऐसा विषय ना उठाएंगे, कहीं समझ जाएंगे तो। 2600 करोड़ रुपया विज्ञापन में गया था उस साल। क्या सीटें आई कितनी? 47। विज्ञापन से मिलती हैं सीटें। गजब तमाशा कर रहे हो यार, कुछ तो समझो। मुझे इसी बात का कष्ट होता है कि विपक्ष को जो चीजें दिखनी चाहिए वो दिखती क्यों नहीं, कि विज्ञापन से सरकार नहीं आती। नहीं तो इस देश में, और समझ लीजिए महत्वपूर्ण बात, इस देश में कोई नहीं, अब नहीं आएंगे अभी डॉक्टर साहब, उस वक्त गलत बोल दिया आपने, अब तो सुनना ही पड़ेगा। उस देश में कोई सरकार कभी जाती ही नहीं अगर विज्ञापन से सरकार आती रहती होती। इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल दीजिए, जितनी जल्दी निकाल देंगे स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, निरोगी रहेंगे। फिर कहता हूं, जनता जो महसूस कर रही है, मेरे शहर का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, यह बात मुझे नेता बताएंगे, मुझे नहीं पता। राम मंदिर बन गया, यह बात मुझे नेता बताएंगे, मुझे नहीं दिख रहा। 370 पर यह देश समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर वोट करेगा क्या? उनके कथन पर नहीं ना। और हम तो एक बात कहते हैं, ईमानदारी की बात ये, कबीर भाई अब आ गई बात, आप उस वक्त जब अवसर दिया था बोले थे अच्छा सा, ये लगातार नहीं। मैं तो एक बात कहता हूं,
आप इतना तक मान कमिटमेंट कर दो आज कि 4 तारीख को जो परिणाम आएगा उसमें या तो इंडिया गठबंधन गलत निकलेगा या एनडीए गलत निकलेगा। पासवान जी, ईमानदारी की बात है ना, दोनों तो जीतोगे नहीं क्या? तो माफी मांगेंगे कि नहीं? ये तो बहुत इतनी सी बात है। लड़ाई झगड़ा काय कर रहे हो? चुनाव बाद में भी होते रहेंगे, आगे भी होंगे। और एक बात कही जा रही है कि ये लड़ाई संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की है। अच्छा जी, चूहा समझ लिया क्या संविधान और लोकतंत्र को? संविधान और लोकतंत्र तो इंदिरा गांधी नहीं खत्म कर पाई। इंदिरा गांधी नहीं खत्म कर पाई, जिसका जिक्र अशोक पांडे कर रहे थे कि मुलायम सिंह भी जेल में रहे थे, लालू यादव भी जेल में रहे थे। आजकल जिस नौजवान को देखो, उसने व्हाट्सएप पर मैसेज आया, बोले यही रेलना है, बोले हो यही रेलेंगे। बोले कोई कुछ सवाल पूछे आपसे, आपको कहना संविधान बचाना है क्या? संविधान में कहां खतरा आ रहा भैया? वो लोग नासमझ हैं जो कहते हैं संविधान खतरे में है। भारत के तरह से उतना शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण चुनाव के जरिए आसपास के किसी देश में हो रहा हो तो बताइए। डॉक्टर साहब, आप तो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, नहीं हो रहा ना? हमारे यहां जनादेश से बनी सरकारों को शपथ लेने में एक रक्त की बूंद कभी बही हो तो बताइए। ये कौन खतरे ही फैलाए हुए हो कि लोकतंत्र खतरे में है? आप ही में नो, आप लोकतंत्र रोकोगे, बचाओगे? गजब कर रहे हो यार। अपना खुद तो बच लो, पहले अपने जीतने का तो देख लो। जिसे देखो तो भगत सिंह का चाचा बन रहा है। केजरीवाल जी भगत सिंह के साथ फोटो लगा लिए। भगत सिंह का भतीजा कह रहा भाई ये क्या अनर्थ कर रहे हो, आप जेल में हो। बोले मेरी मर्जी, हम संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। अब संविधान और लोकतंत्र तो व्यक्ति है नहीं जो अपनी ये बोले कि आप क्या बेकार की बात कर रहे हो। बोल पाते तो वो भी बोलते। और एक बात मैं कहूंगा, ये जो नैरेटिव था वो मैंने बता ही दिया। एक बड़ा नैरेटिव और भी है जिसकी ओर कपिश भाई ने इशारा किया। बीच बीच में नेता को उसका भी एक वो पड़ता है, अंदर से इच्छा आती कि उस पर भी कुछ 2-4 दिन रहना है। ठीक कि बोले जी ईवीएम। मैं एक सुझाव रखता हूं, जिस देश में जिन भी लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं, एक बार मन पक्का करिए, इस ईवीएम से चुन के आए हुए जितने भी विधायी सदनों में आपके सदस्य हैं, नगर मतलब वहां से विधानसभा और लोकसभा, उन सबसे इस्तीफा दिला दीजिए और देश के सामने गंगा जल हाथ में लीजिए और कहिए हम तब तक चुनाव में भाग नहीं लेंगे जब तक ईवीएम से चुनाव होगा। ये नहीं होगा सिद्धिरमैया ईवीएम से जीते तो ईवीएम माता की जय, ये नहीं चलेगा क्या? गहलोत जीते तो ईवीएम माता की जय, गहलोत हार जाए तो बोले ईवीएम की धय तेरे की, ये नहीं चलेगा। इससे आपका चेहरा खराब होता है। अखिलेश यादव जीते ईवीएम जिंदाबाद, हार जाए बोले ईवीएम चोर है, ये नहीं चलेगा। जनता हंसती है। जिस ईवीएम से ममता बनर्जी जीतती हैं उसी ईवीएम से योगी आदित्यनाथ जीतते हैं, तो अखिलेश यादव को तकलीफ क्यों, मायावती को तकलीफ क्यों? उसी ईवीएम से केजरीवाल जीते, उसी से स्टालिन जीते। गजब कर रहे हो यार। आप ये बोलो ना कि हम इसलिए नाराज हैं कि हम क्यों नहीं जीत रहे, ये बोलो कि हम इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हम क्यों नहीं जीत रहे, ये बात समझ में आएगी। ईवीएम नहीं चलेगा ना। इस देश में एक प्रश्न, अमीर जी, कपिल जी रुक जाइए। इस देश में एक, ये मैंने सुझाव क्यों दिया अमरनाथ जी, इस देश में विपक्ष ऐसा कर चुका। एक उदाहरण बता दूं, आप लोगों को ध्यान में नहीं होगा। बोफोर्स पर जेपीसी बनी, ठीक, शंकरानंद उसके चेयरमैन बने, अशोक पांडे जी। अब कांग्रेस का बहुमत था, कांग्रेस, शंकरानंद उन्हीं के व्यक्ति थे, उनने गोलमोल करके जेपीसी में ये कर दिया कि राजीव गांधी कोई लेने देना नहीं, बिल्कुल भरी, समझ लीजिए भैया पासवान जी, ठीक।
विपक्ष ने जेपीसी की प्रति जब लोकसभा में रखी गई तो मैं लोकसभा की मीडिया गैलरी में रहता था। 25 साल एक नियमित समय पर जाना और पत्रकारिता का धर्म का निर्वाह करना था। विपक्ष ने हाउस के अंदर जेपीसी की रिपोर्ट फाड़ी और उछाली और सारे विपक्ष के सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इस उनका कमिटमेंट था तो साहस दिखाया। आपका कमिटमेंट कहां है? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, गुड़ खाएंगे गुलगुले से परहेज करेंगे। क्या इस्तीफा दिलाइए सिद्धरमैया से, कहिए हमको मंजूर नहीं ईवीएम वाली सरकार। ममता जी से दिलवाइए, पंजाब में केजरीवाल की पार्टी से दिलवाइए इस्तीफा। कहिए हम लोग अब पूरे देश में न्याय यात्रा निकालेंगे, सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे ईवीएम की, तब तो हम आपके पक्ष में खड़े हों। हमको लगेगा हाँ इनका कमिटमेंट है यार, इन्होंने अपनी सांसदी छोड़ दी, सरकार छोड़ दी। चुंगी की पार्षदी भी छोड़ोगे नहीं पासवान जी? क्या चुंगी की पार्षदी भी नहीं छोड़ने को मूड में हो? वो और लोग थे जो राजीव गांधी के खिलाफ इस्तीफा दे के आ गए थे पार्लियामेंट से, विपक्ष के लोग। ऐसा कमिटमेंट दिखाइए ना। गोल 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 जलेबी से घुमा रहे हो। ईवीएम आपके हिसाब से ठीक नहीं है, जो चीज मेरे हिसाब से ठीक नहीं, मैं उस व्यवस्था में भागीदार क्यों बनूंगा? छोड़ दीजिए। क्या साहस है? इस पर चिंतन करिए। अगर साहस है तो लकीर खींच दीजिए पत्थर पर। कंबल ओढ़कर खाना खाओ और फिर कहो अनशन पे है, ये नहीं चलेगा ना। अगर निराहार अनशन पे हो तो फिर कंबल ओढ़ के भी खाना मत खाओ भैया, ये नहीं चलेगा। इसीलिए जनता भरोसा नहीं करती, जो मैंने कहा था ना क्रेडिबिलिटी का प्रश्न, इसीलिए है। आप सरकारें गंवा के आइए, नहीं गंवाएंगे। कह के देख लीजिए सिद्धरमैया से, सिद्धरमैया बगावत कर देंगे राहुल गांधी से। वो कहेंगे बड़ी मुश्किल से तो मुख्यमंत्री बने, ये आ गए ईवीएम। फिर ईवीएम आपको जिताए, ऐसा सॉफ्टवेयर उसमें आए, ये जरूरी नहीं ना। जहां आप मजबूत हैं वहां जीत जाते हैं। अगर आपके 44 सांसद जीते ना उसी मशीन से। और एक अंतिम बात, इस पर मेरे ख्याल से बौद्धिक लोग जरूर सोचेंगे, मैं इसमें कोई कलर नहीं मिलाना चाहता, एक सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं कपिश भाई के लिए भी, अमरनाथ जी के लिए, अशोक पांडे जी के लिए भी। जब ईवीएम नहीं थी देश में, अरविंद भाई ये नई बात है, थोड़ी सी मतलब दृष्टि नई है, बात तो पुरानी है। तब सरकारों की अदला बदली उतनी तेज नहीं होती थी। क्या एक परिवार एक पार्टी टाइप का मामला था क्या? जब ईवीएम आई है तो देश में लोकतंत्र में ऐसे हुआ है क्या? उससे पहले पंडित जी, इंदिरा जी, एक सिलसिला चलता रहा था ना, 10 साल। चूंकि बैलेट से वोट पर, मैंने एक बैलेट को भी खराब नहीं कहता, जिस विधि से मेरे देश की जनता वोट दे, हर विधि ठीक अच्छी है। और जिनको विधि मंजूर नहीं, मैंने तो बैलेट के चुनाव भी देखे, इसके भी देखे, जिनको मंजूर नहीं उनमें नैतिक साहस होना चाहिए कि उसके खिलाफ खड़े हो, इस्तीफा दें। लेकिन राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेने के बाद यह कहना कि ईवीएम चोर है, यह ठीक नहीं, यह ईमानदारी नहीं। साहस रखिए ना। अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसा माहौल बनाइए, ईवीएम भारत छोड़ो बना सकते हैं, बनाइए, स्वागत है। देश भर में विमर्श पैदा करिए। इस देश ने अंग्रेजों भारत छोड़ो भी बना चलाया ना, आप ईवीएम भारत छोड़ो चलाइए। ईवीएम से होने वाले किसी भी क्रियाकलाप में भागीदारी बंद कर दीजिए। इंदिरा जी ने असम में जबरदस्ती चुनाव कराए थे, विपक्ष ने भाग नहीं लिया था। ये साहस तो जुटाइए। इंदिरा जी ने चुनाव गलत कराए और हम भाग भी ले रहे हैं, ये नहीं चलेगा। जो गलत है उससे दूर हट जाइए, उससे बाहर आ जाइए। अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसा आंदोलन चला के दिखाइए, देश आपके बारे में चिंतन करेगा और फिर आपकी चिंता भी करेगा। लेकिन साहस होना चाहिए। गुड़ खाओ और गुलगुले से परहेज, ये नहीं चलेगा। धन्यवाद।